गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मिश्रा सर माइनिंग क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मिश्रा सर माइनिंग क्लास की जो वीडियो अपलोड हो रही है आप देख रहे हैं, और डीजीएमएस के एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए, साथ ही गेट के एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए वालों के लिए, कैंडिडेट के लिए बहुत आवश्यक है। तो चलिए, मिश्रा सर माइनिंग क्लास की जो वीडियो है उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और नए कैंडिडेट हैं तो बेल आइकन दबाइए ताकि जो डेली वीडियो अपलोड हो रही है उस अपलोड होते ही आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए फ्रेंड्स, और आप अपने तैयारी को पक्का कर सकें और दोस्तों के बीच में शेयर भी करिए फ्रेंड। तो आपके सामने दिखाई दे रही है जो लेजिस्लेशन सब्जेक्ट की आपकी जो 51 नंबर की क्वेश्चन है, आप देख रहे होंगे 50 नंबर तक की क्वेश्चन अपलोड हो चुकी है। तो चलिए फ्रेंड्स, पढ़ते हैं। एक 51 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। ए पर्सन कंसिडर्ड टू बी कॉम्पिटेंट एंड परफॉर्म ए टास्क इफ ही इज डैश डैश एंड डैश डैश, यानी एक पर्सन जो कंसिडर की जा रही है वो कॉम्पिटेंट है और वो परफॉर्म कर रहा है अपना काम, यदि वह क्या पढ़ता है, ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे 3 ब्लैंक दिए हुए हैं। इसका मतलब कि 3 ब्लैंक में जगह भराई जाएगी। यहाँ 1 से लेकर के रोमन लेटर का 5 नंबर तक दिए हुए हैं। इन 1 से लेकर के रोमन लेटर 5 तक जो दिए हुए उसमें से 3 आपको चुनना है और ऑप्शन में जो मैच कर रही है उसको टिक लगाना है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं क्या ऑप्शन 1 कहता है, रोमन लेटर का 1, हैविंग रिक्वायर्ड कॉम्पिटेंसी, उसको कॉम्पिटेंसी की आवश्यकता रहती है, तो रहती है फ्रेंड्स। 2 नंबर में कहता है लॉ अवॉइडिंग, लॉ के कानून के तर्कसंगत वो बंधा हुआ रहता है, तो ये बात भी सही है। नॉट फ्रीक्वेंटली एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी, तो वो ड्यूटी से फ्रीक्वेंटली एब्सेंट नहीं कर सकता, ये भी बात सही है। नॉट फ्रीक्वेंटली एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी, लेकिन वो एकदम जरूरी नहीं है, जरूरत पड़ने पर वो एब्सेंट लेता ही होता ही है। तो यहाँ पर चौथे नंबर पढ़ते हैं हैविंग फिटनेस फॉर वर्क, काम के लिए वो फिटनेस तो रहना ही चाहिए। 5वें नंबर में कहता है एडिक्वेटली ट्रेंड, वो पूरी रूप से ट्रेंड होना चाहिए। तो इसमें से जो ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको कॉम्पिटेंसी के लिए लग रहा है अपने टास्क को परफॉर्म के लिए, तो यहाँ पर हैविंग रिक्वायर्ड कॉम्पिटेंसी ये लग रही है, लॉ अवॉइडिंग लग रही है, एडिक्वेटली ट्रेंड होनी चाहिए। तो यहाँ पर 1 2 3 जो है ज्यादा लग रही है, 1 2 5 ज्यादा लग रही है, तो 1 2 5 वाली मैच करता हुआ कौन सा है, तो ई नंबर है। तो आंसर ई को टिक लगाइए और आगे की बढ़िए फ्रेंड्स। यहाँ पर कॉमन सेंस से प्रश्न जो निकली है अपना 52 नंबर देखिए, पढ़िए क्या कहता है। ड्यूरिंग ड्रिलिंग ऑपरेशन द प्रोडक्शन ऑफ डस्ट में बी रिड्यूस्ड बाय डैश डैश, कीपिंग सुटेबल प्रेशर, कीपिंग द होल्स क्लियर ऑफ कटिंग्स, डायरेक्टिंग ए जेट ऑफ वाटर टू द कटिंग एज। तो यहाँ पर कह रहा है कि ड्रिलिंग ऑपरेशन के दौरान जो डस्ट का प्रोडक्शन होता है उसको कम किया जा सकता है, पहला चीज क्या करके। दूसरा चीज यहाँ पर कॉमा के बाद कहता है सुटेबल प्रेशर डाल करके। तीसरा चीज कहता है होल के कटिंग्स को क्लियर करके। फिर नेक्स्ट कहता है वाटर का जेट कटिंग एज पर डाल करके। तो ये 4 दिया हुआ है, आपका पहला जो है पूछ रहा है, तो ये जो ऑप्शंस है पढ़ते हैं उसमें। इंक्रीजिंग आरपीएम ऑफ द ड्रिल मोटर, आरपीएम बढ़ा करके मोटर का। बी नंबर कहता है यूजिंग सार्बिट का उपयोग करके। सी नंबर कहता है इंक्रीजिंग द वोल्टेज ऑफ ड्रिल मशीन के वोल्टेज को इंक्रीजिंग करके। डी नंबर कहता है रिड्यूसिंग द डाया ऑफ ड्रिल बिट की डाया को रिड्यूसिंग करके। डिक्रीजिंग द आरपीएम को डिक्रीजिंग करके। तो यहाँ पर जो कोल माइंस रेगुलेशन 2017 का रेगुलेशन नंबर 143 है, जिसमें सब रेगुलेशन आप देखिएगा, उसमें कहता है कि यूजिंग शार्प बिट, कीपिंग सुटेबल प्रेशर, कीपिंग द होल क्लियर ऑफ कटिंग्स, डायरेक्टिंग जेट ऑफ वाटर टू द कटिंग एज। तो यहाँ पर यूजिंग शार्प बिट होगी आंसर, जिसको आप फिल इन द ब्लैंक्स में पुट करिएगा। तो बी नंबर को टिक लगाते हुए आगे की ओर बढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर 53 जो हु शैल फिक्स द रनिंग स्पीड ऑफ मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर रनिंग इन ए माइन, तो माइन में जो रनिंग करती है एमएमवी, उसकी स्पीड की रनिंग को कौन फिक्स करता है। इस संबंध में जो कोल माइंस रेगुलेशन
46 ड्यूटीज ऑफ वेंटिलेशन ऑफिसर का 1 का ई पॉइंट आप पढ़िएगा तो कहता है उसमें टेक सच स्टेप एज are necessary to ensure compliance with the ventilation standard required in terms of this regulation or otherwise। तो रेगुलेशन की टर्म्स को यानी वेंटिलेशन स्टैंडर्ड जो चाहिए उसको पूरा करने के लिए वेंटिलेशन ऑफिसर टेक सच स्टेप, वैसा स्टेप लेंगे। तो लेने का अधिकार किसको है? वेंटिलेशन ऑफिसर को है। तो ताकि वो सुनिश्चित कर सके कानून जो स्टैट्यूट दिए हुए है, रेगुलेशन दिया हुआ उसके कानून को फॉलो कर सकें। तो टेक स्टेप्स में दिया हुआ है वेंटिलेशन ऑफिसर का, इसलिए वेंटिलेशन ऑफिसर यहाँ पर ए में ओवरमैन दिया, बी में वेंटिलेशन ऑफिसर, सी में वेंटिलेशन इंचार्ज दिया है, डी में एजेंट दिया है, ई में मैनेजर दिया है। यहाँ पर वेंटिलेशन इंचार्ज, वेंटिलेशन ऑफिसर, बी नंबर को टिक लगा के आप आगे बढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। यहीं पर एफ नंबर में ये भी कहता है कि जो भी वो चेक द स्पीड ऑफ मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर, मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर का स्पीड को, एम्पियरेज को इलेक्ट्रिक मीटर द्वारा जो ड्रॉन की जाती है, और फैन ड्रिफ्ट के वाटर गेज को एटलीस्ट वंस इन ए डे, प्रत्येक दिन में कम से कम एक बार उनको चेक करना है और इन्वेस्टिगेट करना है कि अनयूजुअल चेंज इन वाटर गॉज में अगर कोई दिखाई देती है तो उसको चेक करके मैनेजर को रिपोर्ट करना है। यहाँ पर ये भी कहते हैं कि डिटरमाइन द इफिशियंसी ऑफ मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर, मैकेनिकल वेंटिलेटर का इफिशियंसी एवरी 3 मंथ में कम से कम एक बार डिटरमाइन करना है इफिशियंसी की, और उसको गेट द साथ में जो है गेट द फैन ब्लेड्स एंड द फैन ड्रिफ्ट क्लीन्ड व्हेन नेसेसरी, फैन ड्रिफ्ट और फैन ब्लेड्स को जब जरूरत हो तब वो क्लीन कराना है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है वेंटिलेशन ऑफिसर की, जिसको आप देखें और टिक लगाए फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 54, रिलीफ वाल्व इन ए सेल्फ कंटेंट ब्रीदिंग ऑपरेटस। सेल्फ कंटेंट ब्रीथिंग ऑपरेटस पर ये तीसरी प्रश्न आपके सामने आ रही है, शायद दूसरी होगी। तो सेल्फ कंटेंट ब्रीथिंग ऑपरेटस की जो रिलीफ वाल्व होती है उसका काम क्या होता है? ये नंबर कहता है प्रोवाइड्स रिलीफ टू द यूजर बाय सप्लाइंग एक्सेस ऑक्सीजन इन केस ऑफ इंक्रीज डिमांड ड्यू टू हार्ड वर्क। हार्ड वर्क करने के कारण से जो ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है यूजर द्वारा, तो उसके सप्लाई को बढ़ाता है यूजर बाय सप्लाइंग एक्सेस, तो उसको सप्लाई को बढ़ाता है रिलीफ वाल्व। बी नंबर कहता है इज ए मैनुअली ऑपरेटेड वाल्व, ए मैनुअली ऑपरेटेड वाल्व होता है। सी नंबर कहता है अलाउज एक्सेस ऑक्सीजन टू एस्केप टू आउटसाइड एटमॉस्फेयर व्हेन द ऑक्सीजन सप्लाई एक्सीड्स द डिमांड एंड ब्रीदिंग बैग बिकम्स प्रेशराइज्ड। तो ब्रीदिंग बैग जब प्रेशराइज्ड हो जाती है, ज्यादा ऑक्सीजन उसमें भर जाता है, तो उस केस में एक्सेस ऑक्सीजन को आउटसाइड एटमॉस्फेयर में एस्केप करने के लिए, निकालने के लिए वो उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर यही होगी, एक्सेस ऑक्सीजन को आउटसाइड एटमॉस्फेयर में रिलीज करने के लिए ही रिलीफ वाल्व का उपयोग किया जाता है। तो इज एन इमरजेंसी वाल्व नन ऑफ द ऑप्शन। तो यहाँ पर देखिएगा पार्कर्स प्रेशर्स रिलीफ वाल्व की बात करें कि मेक्स इट इजी टू मेंटेन प्रेशर टू सेफ्टी प्रिवेंट ओवर प्रेशराइजेशन। ओवर प्रेशराइजेशन को प्रिवेंट करने के लिए ही इसका उपयोग किया जाता है। तो आप सी को टिक लगाते हुए आगे की ओर बढ़ सकते हैं। यहाँ पर आप 55 में देखेंगे कि ये वेंटिलेशन प्लान सेल शो, वेंटिलेशन प्लान में क्या दिखाया जाता है? तो एवरी हॉलेज रोडवे दिखाया जाता है, एवरी ट्रेवलिंग रोडवे दिखाया जाता है, एवरी फायर स्टॉपिंग एंड इट्स सीरियल नंबर दिखाया जाता है, एवरी पंपिंग स्टेशन दिखाया जाता है, ऑल ऑफ दी अबव, यानी ऑल ऑफ दी अबव यहाँ होनी चाहिए। रेगुलेशन 64 का 1 का डी कहता है वेंटिलेशन प्लान and section where necessary showing the system of ventilation in the mine and in particular, तो वेंटिलेशन सिस्टम उसमें दिखाई जाएगी, इनटेक रिटर्न रास्ते दिखाए जाएंगे, साथ में और क्या दिखाया जाएगा? द जनरल डायरेक्शन ऑफ एयर करंट, जो एयर करंट का जनरल डायरेक्शन होगा वो दिखाया जाएगा। एवरी पॉइंट वेयर द क्वांटिटी ऑफ एयर इज मेजर्ड, प्रत्येक वो जगह दिखाई जाएगी जहां हवा का मात्रा को मेजर करना है। एवरी एयर क्रॉसिंग, वेंटिलेशन डोर, stoppings and every other principal devices for the regulation and distribution of air। तो ये जो प्रत्येक एयर क्रॉसिंग है, वेंटिलेशन डोर है, स्टॉपिंग है, प्रिंसिपल डिवाइसेस जो हैं प्रत्येक वो रेगुलेशन के तहत जो बने हुए हैं, या एयर का डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसको दिखाया जाएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पर चौथे नंबर में कहता है एवरी फायर स्टॉपिंग्स, जो आपके प्रश्न में दी हुई है कि एवरी फायर स्टॉपिंग्स एंड इट्स सीरियल नंबर आपको दिखाना है चौथे नंबर के तहत। डी का रोमन लेटर चौथे नंबर के तहत, डी का ही पांचवा रोमन लेटर कहता है एवरी रूम यूज्ड फॉर स्टोरिंग इनफ्लेमेबल मटेरियल्स,
इन्फ्लेमेबल मटेरियल स्टोर करने वाले प्रत्येक रूम को दिखाना है। द पोजीशन ऑफ फायर फाइटिंग इक्विपमेंट का स्थान दिखाना है। एवरी वाटर डैम विथ डायमेंशन, प्रत्येक वाटर डैम का डायमेंशन एंड अदर पर्टिकुलर्स ऑफ कंस्ट्रक्शन वो दिखाना है। एवरी पंपिंग टेलीफोन एंड एम्बुलेंस स्टेशन दिखाना है। तो पंपिंग स्टेशन भी आपको दिखाई देना है जो आप यहाँ पर देखें। एवरी हॉलेज एंड ट्रेवलिंग रोडवेज, तो ए नंबर और बी नंबर में एवरी हॉलेज और ट्रेवलिंग रोडवेज दिखाया था। तो ये जो है एवरी ऑक्सिलरी और बूस्टर फैन, एवरी स्टोन डस्ट बैरियर आपको दिखाना है। तो ये वेंटिलेशन प्लान थी 1D 64 का 1D के तहत, जिसको आप देखें क्या क्या दिखाना है। तो यहाँ पर ई को टिक लगाते हुए आप आगे की ओर बढ़ते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, द स्ट्रेंथ ऑफ रेस्क्यू ब्रिगेड एज पर द माइंस रेस्क्यू रूल 1985 शैल बी। तो रेस्क्यू ब्रिगेड के स्ट्रेंथ कितनी रहनी चाहिए, तो यहाँ पर देखिए 18 से कम नहीं होना चाहिए, 15 से कम नहीं होना चाहिए। सी में कहता है नॉट लेस देन 6 रेस्क्यू 10%, नॉट लेस देन 7 रेस्क्यू 10%, नॉट लेस देन 10 रेस्क्यू पर्सन। तो यहाँ पर रूल नंबर 3 का 2 नंबर माइंस रेस्क्यू रूल 1985 का देखिएगा, तो ये 3 का 2 नंबर देखिए कहता है एटलीस्ट 18 रेस्क्यू 10%। तो यहाँ पर 18 जो आपका ये ऑप्शन ए है उसको टिक लगा के आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो एस्टेब्लिशमेंट एंड लोकेशन ऑफ रेस्क्यू स्टेशन की बात करता है रूल नंबर 3, जिसमें कहता है कि CIM में परमिट और रिक्वायर, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस परमिट दे सकते हैं या रिक्वायर कर सकते हैं, मांग कर सकते हैं क्या चीज का, द ऑनर ऑफ द माइन और ग्रुप ऑफ द माइंस। ग्रुप ऑफ माइन का जो ऑनर है या माइन, एक माइन का जो ऑनर है उसको, उससे ये परमिट दे सकते हैं या मांग कर सकते हैं। टू एस्टेब्लिश एंड मेंटेन द रेस्क्यू स्टेशन या एक से अधिक रेस्क्यू स्टेशन एस्टेब्लिश करने की और उसको मेंटेन करने की परमिट दे सकते हैं या मांग कर सकते हैं। ऑफ सच डिजाइन एंड स्पेसिफिकेशन, वो ऐसा डिजाइन और स्पेसिफिकेशन का होगा एज में बी कंसिडर्ड नेसेसरी इन कंसल्टेशन विद द ऑनर, वो ऐसा डिजाइन और स्पेसिफिकेशन होगा जैसा कि ऑनर के राय में जरूरी है, चाहते हैं वैसा वो। However, CIM may permits the establishment or a joint rescue station if there are more than one owners. जबकि CIM परमिट दे सकते हैं ऐसा रेस्क्यू स्टेशन जो कि ज्वाइंट के रूप में काम करेगा, जो कि एक से अधिक ऑनर के उपयोग के लिए काम आएंगे। तो यहाँ पर ये छूट दी गई है। देयर शैल बी, जिसमें रेस्क्यू स्टेशन में क्या होगी, एक रेस्क्यू सुपरिटेंडेंट होंगे, एटलीस्ट 2 इंस्ट्रक्शन, कम से कम 2 इंस्ट्रक्टर होंगे और एटलीस्ट 18 ब्रिगेड मेंबर्स होंगे। इफ रेस्क्यू सुपरिटेंडेंट रिमेन्स एब्सेंट फॉर मोर देन 60 days, ऑनर शैल अपॉइंट अनदर सुपरिटेंडेंट। अगर 60 दिन से अधिक दिनों के लिए सुपरिटेंडेंट एब्सेंट रहते हैं तो ऑनर जो है अनदर सुपरिटेंडेंट अपॉइंट कर सकते हैं, करेंगे। यहाँ पर इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट और रिलिंक्विश लिविंग, जब भी रेस्क्यू स्टेशन के सुपरिटेंडेंट का अपॉइंटमेंट होता है या लिविंग करते हैं, छोड़ते हैं, तो ऑनर तुरंत इन्फॉर्म करेंगे। ऑनर इन्फॉर्म करेंगे, किसको किसको इन्फॉर्म करेंगे, CIM RIM को करेंगे, 7 दिन के अंदर करेंगे और फॉर्म फर्स्ट में करेंगे। तो ये रही रूल नंबर 3, एस्टेब्लिशमेंट एंड लोकेशन ऑफ रेस्क्यू स्टेशन, जिसके तहत आपकी ये प्रश्न पूछी थी। इसमें से कोई भी आपके प्रश्न कीवर्ड ध्यान रखिएगा, की नंबर ध्यान रखिएगा, आपसे प्रश्न पूछ सकती है फ्रेंड्स। तो अब आते हैं 57 में, देखिए क्या कहता है, पार्टिंग बिटवीन 2 कंटिग्यूअस सीम्स और सेक्शंस शैल नॉट बी लेस देन डैश डैश और एज रिक्वायर्ड और परमिट बाय CIM। तो जो 2 कंटिग्यूअस सीम होती है या सेक्शंस होती है, उनके बीच की पार्टिंग कितना से कम नहीं होनी चाहिए, शैल नॉट बी लेस देन, उससे कम नहीं होनी चाहिए, और एज रिक्वायर्ड और परमिट बाय CIM। पार्टिंग बिटवीन 2 कंटिग्यूअस सीम्स और सेक्शंस शैल नॉट बी लेस देन और एज रिक्वायर्ड और परमिट बाय CIM। तो यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है फ्रेंड्स कि जो पार्टिंग है 2 कंटिग्यूअस सीम के बीच का या सेक्शंस का, वो शैल नॉट बी लेस देन, वो कम नहीं होगी। यहां पर डेफिनेशन में हम लोग कहते हैं रिक्वायर्ड और एज रिक्वायर्ड और परमिटेड बाय CIM या CIM से जो परमिटेड है। यहां पर हम लोग पढ़ते हैं कंटिन्यूअस सीम का डेफिनेशन कि ऐसा 2 सीम जिसके बीच की पार्टिंग 9 मीटर से कम है, तो उसको हम लोग जो है बोलते हैं कंटिन्यूअस सीम। लेकिन यहां पर कहता है कि शैल नॉट बी लेस देन, उसके बीच का
पार्टिंग जो है उससे कम नहीं होनी चाहिए, नहीं होगी। तो यहां पर जब आप वर्किंग करते हैं तो वो दो जो सीम हैं जिनके बीच आप वर्किंग करना चाहते हैं तो उसके बीच पार्टिंग जो है कभी भी 3 मीटर से कम नहीं होगी। तो यहां पर आंसर डी नहीं होगी, यहां पर जो है आपका जो ऑप्शन दिया हुआ है आंसर ए होगा, जिसको आप कह सकते हो कि ए आंसर ए होगा। क्यों, मैं आपको दिखाऊंगा कि यहां पर मल्टी सेक्शन एंड कंटिन्यूअस वर्किंग में कहता है नो वर्किंग द अपर सीम और सेक्शन शैल बी डन व्हेन लोअर सीम और सेक्शन हैज कोलैप्स्ड। ऐसे कोई भी सीम या सेक्शन में काम नहीं करेंगे जिसके नीचे की सीम या सेक्शन के कोलैप्स होने की संभावना है। यहां पर नेक्स्ट कहता है नो कंटिन्यूअस वर्किंग आइदर इन द सेम सीम और इन डिफरेंट सीम्स टू बी डन विदाउट द प्रायर परमिशन ऑफ आरआईएम। आरआईएम के सीआईएम के प्रायर परमिशन के बिना उसी सीम में या फिर डिफरेंट सीम में जो कंटिन्यूअस वर्किंग करनी है तो कंटिन्यूअस सीम में वर्किंग करने के पहले आपको सीआईएम से परमिशन लेना ही है। अब जो परमिशन के लिए एप्लीकेशन देते हैं, एप्लीकेशन फॉर एबव शैल बी अकम्पेनिड बाय, तो जो परमिशन के लिए एप्लीकेशन देते हैं उसके साथ 2 कॉपीज ऑफ प्लान एंड सेक्शन देंगे जिसमें प्रोपोज्ड लेआउट ऑफ वर्किंग दिखाई जाएगी, सीम या सिम्स का सेक्शन दिखाया जाएगा, सरफेस से गहराई दिखाई जाएगी, रेट एंड डायरेक्शन ऑफ डीप दिखाया जाएगा, डायमेंशंस ऑफ पिलर एंड गैलरीज इन ईच सीम और सेक्शन, प्रत्येक सीम और सेक्शन में पिलर और गैलरी की डायमेंशन यानी शेप और साइज दिखाई जाएगी, थिकनेस ऑफ पार्टिंग बिटवीन 2 सीम्स एंड सेक्शन, तो यहां पर सीम और सेक्शन के बीच की पार्टिंग दिखाई जाएगी। तो ये जो पार्टिंग है फ्रेंड्स 9 मीटर से कम रहने पर ही कंटिन्यूअस सीम कहलाती है, लेकिन वो 3 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए, नहीं तो कोलैप्स होने की संभावना रहती है, जिसकी डीजीएमएस सर्कुलर में वो चर्चा किया हुआ है। तो यहां पर 3 मीटर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगी। हम लोग मैं इसका कट पेस्ट आपको दिखाना चाहूं तो दिखा दूं, जो कि आपका डीजीएमएस सर्कुलर का है तो वो 3 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए ये होगा, और 9 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए, तब वो जो है कंटिन्यूअस सीम कहलाता है। वर्किंग के दृष्टिकोण से 3 मीटर से कम नहीं होगी, नहीं तो वो जो है कोलैप्स होने की संभावना रहती है। तो ये 57 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो गई है, जिसको आप ऑप्शन ए को टिक लगाए हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने आ रही है, मैं स्लाइड शो की तरह इसको बड़ा कर देता हूं, ये रहा स्लाइड शो और बड़ी हो गई। तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 58 पढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्या कहता है, ए कॉपी ऑफ द कोड ऑफ सिग्नल ऑफ रोप हॉलेज इज टू बी प्रोवाइडेड। तो कोड जो हॉलेज का जो रोप हॉलेज की जो सिग्नल का कोड है वो उसकी कॉपी प्रोवाइड की जाती है, बस पढ़ना है ऑप्शन और उसमें से बताना है क्या होगी इसके संबंध में। एट द प्लेस वेयर हॉलेज इंजन इज ऑपरेटेड, वह जगह जहां पर हॉलेज इंजन ऑपरेट की जाती है तो सिग्नल की जो घंटी की जो कोड है वहां पर लगाई जाएगी। तो ये तो सही बात है। एट एवरी 30 मीटर, प्रत्येक 30 मीटर पर लगाई जाएगी, ऐसा कुछ कहा नहीं गया है कानून में। एट एवरी पिलर जंक्शन, पिलर के प्रत्येक जंक्शन पर लगाई जाएगी, ऐसा कुछ कहा नहीं है रेगुलेशन में। 92 जो रेगुलेशन है कोल माइंस रेगुलेशन। एट ऑल रेगुलर स्टॉपिंग प्लेसेस, तो प्रत्येक रेगुलर स्टॉपिंग प्लेसेस पर वो घंटी की इंडिकेशन लगाई जाएगी फ्रेंड्स, ये सही है। तो यानी कि 1 और 4 आपको दिखाई दे रही है, सही है। आंसर ई को टिक लगाते हुए आगे की ओर बढ़िए। तो कोल माइंस रेगुलेशन जो 2017 का 92 है, जिसका 6 नंबर मैं पढ़ता हूं, आपके सामने कट पेस्ट करके रखा हूं। देखिए क्या कहता है, ये प्रिंटेड कॉपी ऑफ द कोड ऑफ सिग्नल अंडर सब रेगुलेशन 5, यानी कि 5 के तहत जो आपने सिग्नल बनाया है 1 ट्रैप में स्टॉप, जब मोशन में हो, जब हॉलेज चल रही हो तो 1 ट्रैप रैप लगाते हैं तो स्टॉप होनी चाहिए, और जब स्लोली 2 ट्रैप लगाते हैं तो उसको लोअर करना है, यानी या हॉल इन स्लोली करना है। 3 ट्रैप में जब रेस्ट में हो तो उसको स्टार्ट करना है, व्हेन एट रेस्ट तब उसको स्टार्ट करना है। 4 ट्रैप में हॉल आउट स्लोली, तो 4 ट्रैप में धीरे धीरे उसको रेज करना है, नहीं कि उठाना है। तो यहाँ पर ये 5वें सब रेगुलेशन में दिया हुआ था, इंक्लूडिंग एडिशनल सिग्नल, जिसमें एडिशनल सिग्नल भी आप जोड़ सकते हैं। इफ एनी शैल बी पोस्टेड प्रोमिनेंटली एट द प्लेस इन विच द मशीनरी दैट वर्क्स the rope is operated
जहां मशीनरी लगी हुई है, जहां से रोप ऑपरेट होती है, उस जगह पर लगाना है। एंड ऑल रेगुलर स्टॉपिंग प्लेसेस, प्रत्येक रुकने वाली जगह पर अलोंग द रोडवे में लगानी है। तो एक नंबर और ए नंबर और डी नंबर सही है, तो 1 नंबर और 4 नंबर ई को आप टिक लगाते हुए आगे क्यों बढ़ सकते हैं। इसमें ये भी कहता है, प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि जो एफ नंबर है, एवरी हॉलेज रोडवे एक्सीडिंग 30 मीटर, 30 मीटर से अधिक हॉलेज रोडवे की लेंथ होती है तो इफेक्टिव मीन्स ऑफ ट्रांसमिटिंग सिग्नल बाय मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल मीन्स से जो सिग्नल देने के लिए, घंटी देने के लिए लगाई जाएगी। फ्रॉम एवरी स्टॉपिंग place on the roadway to the place at which the machinery working the rope is operated, जहां रोप ऑपरेट की जाती है। तो इसमें रीजनल इंस्पेक्टर जो है राइटिंग में रिक्वायरमेंट्स ऑफ ट्रांसमिटर सिग्नल इन द रिवर्स डायरेक्शन के लिए भी जो है परमिशन देते हैं डीजीएमएस। तो इफ एनी डाउट अराइज एज टू द वेदर द एनी मीन्स ऑफ ट्रांसमिटर सिग्नल अंडर क्लॉज एफ इज इफेक्टिव और नॉट, इट शैल बी रिफर टू द सीएम। वो इफेक्टिव है कि नहीं उसके लिए रिफर करना है सीएम के पास। तो यहाँ पर आपको एफ नंबर और 6 नंबर ध्यान में रखनी है, इससे प्रश्न पूछ सकती है। 5 नंबर से भी पूछ सकती है आपके प्रश्न। तो अब आते हैं 59 नंबर पे। यहाँ पर क्या कहते हैं, डिफाइन इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या होता है उसको डिफाइन करने के लिए करा, इट इज ए प्रोसेस इन विच एवरी कंपनी बिल्ड अप लार्ज क्वांटिटी ऑफ स्पेयर फॉर देयर यूज। अपने यूज के लिए लार्ज क्वांटिटी में वो बिल्डअप करता है कंपनी, प्रत्येक कंपनी, तो उसको इन्वेंट्री मैनेजमेंट कहते हैं। नहीं फ्रेंड्स, इट इज ए प्रोसेस इन विच ईच कंपनी मैन्युफैक्चर्स लार्ज नंबर ऑफ स्पेयर फॉर देयर यूज। अपने यूज के लिए वो लार्ज नंबर ऑफ स्पेयर पार्ट्स को मैन्युफैक्चर जो है रखने की प्रोसेस को कहते हैं। इट इज ए प्रोसेस इन विच द कंपनी मैन्युफैक्चर लार्ज क्वांटिटी ऑफ स्पेयर फॉर मार्केटिंग के लिए तो नहीं फ्रेंड्स, इसको नहीं कहते हैं अपन। तो यहाँ पर इट इज ए प्रोसेस ऑफ इंश्योरिंग दैट ए कंपनी ऑलवेज हैज ए रिक्वायर्ड स्पेयर इट नीड ऑन हैंड्स एंड कीप्स लो स्टॉक्स विच रिटर्न इन टर्न रिजल्ट लो कॉस्ट एज पॉसिबल। क्या कहता है, मीनिंग समझते हैं। यह प्रोसेस है जिसमें कि कंपनी जो है स्पेयर को रिक्वायर्ड जिस स्पेयर्स की रिक्वायर्स रहती है उसको वो अपने हाथ में रखता है, यानी कि स्टोर करके रखता है। लो स्टॉक कम से कम रखती है ताकि वो अपने खदान में जो कॉस्ट है वो लो कॉस्ट बना हुआ रहे, खर्च जो है कम रहे और उसको लो मेंटेन करके रखता है। तो यहाँ पर डी की संभावना ज्यादा है फ्रेंड्स। अब साथ में कहता है इट इज ए प्रोसेस ऑफ इंश्योरिंग दैट ईच कंपनी ऑलवेज हैज रिक्वायर्ड स्पेयर्स व्हिच इट नीड बाय एस्टेब्लिशिंग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इटसेल्फ एंड आल्सो सप्लाइज टू द अदर्स। और अदर को सप्लाई कर सके, तो अदर को सप्लाई करने के लिए अपने लिए ही रखता है कंपनी। तो इस तरह से आंसर डी को आप टिक लगा करके आगे की ओर बढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। अभी देखिए व्हिच इज नॉट ट्रू, कौन इसमें से सही नहीं है उसको बताना है। तो कन्वर्जेंस रिकॉर्डर शो कन्वर्जेंस, तो यहाँ पर कन्वर्जेंस को शो करता है। मेरी समय समाप्त होने वाली है, इसलिए आप 60 का सी नंबर जो कि लोड सेल इंडिकेट्स स्ट्रेस ऑन सपोर्ट सही